Hello and welcome dear students to my channel. So I am Pratham Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो यार हमने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज का लगभग 9 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं. इनफैक्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं खत्म होता है. ऑलराइट, एचपी थोड़ा मोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके कभी ना कभी तो काम आएगा. तो आज हम लोग का जो मेनली टॉपिक है ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे है. किस पे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. जैसे कि आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, वैसे ही कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसे कि एचपी है. ऑलराइट, अब आप कहोगे सर जैसे आपने बताया था एपी में तो डिफरेंस कॉमन होता है, जीपी में रेशियो कॉमन होता है, एचपी में क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, जिसको एपी आता है उसको एचपी आता है, जाहिर सी बात है. अब जैसे कि अगर आपके सामने ये आपको पता है a1, a2, a3 और ऐसे डॉट 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 करते हुए an तक जा रहा है. ऑलराइट, और ये आपको जो सीक्वेंस दिया वो बोल रहा है मान लीजिए कि ये एपी में है. ऑलराइट, और अगर मैंने इसी को रेसिप्रोकल करके लिख दिया 1/a1, 1/a2, 1/a3 डॉट 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 1/an, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये जो नया सीक्वेंस आ रहा है वो एचपी में होता है. ऑलराइट, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई सीक्वेंस आपके सामने गिवन हो, ऑलराइट, उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो जो आपके सामने जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो किसका होता है? वो एचपी का होता है. क्लियर है क्या? अब मैं आपको कहीं भी बोलूंगा कि ये जैसे एपी आपको दिया हो, इसकी करस्पॉन्डिंग एचपी क्या है. अब जैसे मैं आपको बोलूंगा ये आप लेट सपोज आपको एचपी गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग एपी क्या है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एपी ये है और इसकी करस्पॉन्डिंग एचपी ये है. ऑलराइट, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई. अब देखो इसमें आपको फॉर्मूलाज कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलो एंड आंसर ला सकते हो. बट फिर भी आप कहोगे सर बता दो, तो इससे अच्छा मैं बता देता हूँ. देखो जैसे कि आपने हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया और वैसे ही जो nth टर्म आता है हम लोग का एपी में वो क्या आता है? a + n-1 × d आता है. तो अकॉर्डिंग टू एचपी वो 1 में हो जाता है, 1/a + n-1 × d हो जाता है. ऑलराइट, तो ये वो तो हो गया आपके एचपी के लिए, क्योंकि जो ऊपर लिखा था वो किसके लिए था? एपी के लिए था. ऑलराइट, तो अब आपको सर जो समेशन होता है उसके लिए भी जो एपी के लिए होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो फिर एचपी का आ जाएगा. तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा. रीजन ये है कि एचपी का समेशन निकाला ही नहीं जाता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा. ऑलराइट, तो वैसे तो आपसे इस तरीके के सवाल पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम एचपी का समेशन बताओ यहाँ से वहाँ तक, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे. ऑलराइट, तो चलो ठीक है, फिर काम करो, इतना तब तक नोट करो. तो वैसे तो एपी और एचपी आपको आई होप तो समझ में आ रहा होगा. नोट हो गया क्या? तो यार इतना तो बातें अब क्लियर है कि अगर हमारे सामने अगर एचपी दिया हो तो हम उसे एचपी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे ट्रीट करेंगे एपी की तरह. कैसे? हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे एंड देन उसके बाद हमें सॉल्व करना आता है. अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, क्योंकि अभी हम लोग इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा. बस आप इतना समझो, इसके करस्पॉन्डिंग ये एचपी है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एपी है. अभी इतना समझो, अभी हम और समझेंगे. ऑलराइट, ओके, तो अब देखो एक क्वेश्चन इसी पे बेस थोड़ा सा करते हैं, इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका थोड़ा सा क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है, फॉर एचपी, और यहाँ पे आपको एचपी का एक सीक्वेंस दिया है 1, 2, 3 डॉट 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 करते हुए कहीं तो दिया है. ऑलराइट, लेकिन आपको बोल रहा है फाइंड इट्स 8th टर्म, इसका 8th टर्म फाइंड करो. तो कर लेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल कर लेंगे. हमें एचपी के बारे में कुछ नहीं पता, आप करने के तो उस तरीके से भी कर सकते हो 1/a + n-1 × d, बट नहीं करना हमें. हमें जब तरीका पता है, हमें एचपी को हम लोग एपी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो कोई नहीं, वही तरीका अपनाते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसका करस्पॉन्डिंग एपी लिखो. इसका करस्पॉन्डिंग एपी क्या हो जाएगा? 1,1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट. ऑलराइट, अब देखो ये हो गया किसमें? ये हो गया आपका एपी में.
और मैं अगर आपको इसके अकॉर्डिंग बोलूं 8th टर्म मुझे लिख करके बता दो, तो 8th टर्म मुझे आप क्या बताओगे, a प्लस 7d बताओगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 7d। ऑलराइट, तो यहाँ पे 8th टर्म आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, -1/2 का है, देख लो। ऑलराइट, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आएगा क्या, -5/2 आएगा शायद। लेकिन ये जो आपने 8th टर्म निकाला है, यहाँ पे जो आपने 8th टर्म निकाल दिया वो क्या आया, -5/2। लेकिन ये तो एपी के लिए है ना, हमें किसके लिए पूछा, वो एचपी के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमने जैसे ही टर्म्स को रेसिप्रोकल किया तो वैसे ही फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एचपी लिख करके इसका जो 8th टर्म आएगा एचपी के लिए वो -2/5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, अभी एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, तब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक काम करो, जल्दी से नोट कर दो। नोट हो गया क्या? वैसे कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं, अगर आपको एपी आता है साधारण सी बात है, अगर आपने एपी आता है तो आपको एचपी भी आता है। ऑलराइट, तो कैसे करोगे आप, अब आप कैसे करोगे, जो मैं अब आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ गिवन एचपी, लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ term of a given HP, of a given HP, HP are 1/3, 1/5, wait, let the first term are 3 and 1/7, find its ninth term, calculate करो, find its ninth term। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है, हमें ठीक है पूछा ना एचपी में है, लेकिन एचपी के बारे में लेट्स सपोज आपको ये मान के चल रहा है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें एचपी के बारे में मतलब समझ लो तो थोड़ा भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे करेंगे, हमें इतना बस पता है कि हाँ यार एचपी एपी में कैसे कन्वर्ट होता है उसका रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ गिवन एचपी आर 3 and 1/7, फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। तो अगर मैं आपको बोलूं जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, एक काम करो, हर जगह आप जो मैं आप करने जा रहा हूं वही करना, ये आंसर थोड़ा सा शिफ्ट करो इधर, यहाँ पे एक टेबल टाइप का बनाना, यहाँ पे लिख देना एचपी, यहाँ पे लिख देना एपी। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार अगर मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो वो कितना है, एचपी के अकॉर्डिंग तो 3 है, फिर एपी के अकॉर्डिंग 1/3 है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं फिफ्थ टर्म क्या है, एचपी के अकॉर्डिंग 1/7 है, लेकिन एपी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 7 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये हमें एपी के अकॉर्डिंग ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो क्या है 1/3 है, और फिफ्थ टर्म लिखूं मतलब a + 4d = 7। क्लियर है क्या? और यहाँ पे a की वैल्यू हमें पहले ही जब पता है तो 1/3 + 4 × d = 7, और यहाँ पे जब 4d और इसको इधर शिफ्ट करोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा 7 - 1/3, तो यहाँ पे आपका आएगा 20/3, और यहाँ पे जब आपका 4d है वो 4 से डिवाइड होके बन जाएगा यहाँ पे 5, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि हाँ कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, ए आ गया। अब हम लोग एलिजिबल हैं कि हम वो नाइन्थ टर्म को फाइंड कर सके। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार नाइन्थ टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a + 8 × d होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे नाइन्थ टर्म अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 है, प्लस 8 × कॉमन डिफरेंस कितना है 5/3 है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आएगा कितना, तो आपका आएगा आई होप तो 41/3। ऑलराइट, लेकिन ये जो आपने निकाला है वो किसके लिए है, वो तो आपके रिक्वायर्ड एपी के लिए है ना, लेकिन हमें चाहिए किसके लिए, एचपी के लिए। तो यहीं पर आप लिखोगे फॉर एचपी नाइन्थ टर्म विल बी व्हाट 3/41। क्लियर है क्या? काम करो, इसे नोट करो जल्दी। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इंक्रीज करने को। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या?
मैंने क्या बोला, मान लो फर्स्ट टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म दिया है एचपी का, तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फिर भी हमने ये क्वेश्चन कर दिया। क्यों? क्योंकि बस हमें इतना पता है कि एचपी को एपी में कैसे बदलते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं और एपी को सॉल्व करने हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, तो अब जो कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको मैं बता दूंगा, इंसर्शन ऑफ एन एम बिटवीन एचपी, और फिर दो एम के बीच में एक ही एम निकालना क्या है, वो क्या है, सब बताऊंगा, लेकिन आज ही सब बता दूंगा, आज ही काम खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे आते हैं। मान लो आपके सामने सीक्वेंस H1, H2, H3 डॉट 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 करते हुए ये HN तक जा रहा है, और आपको बोल रहा है लेट अस सपोज ये HP में है। क्लियर है क्या? मान लो कि ये HP में है। अब मैं अगर आपको बोलूं, एक बात बताओ, यहाँ पे H1 इंटू H2 क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, या फिर H2 इंटू H3 क्या होगा। अब आपके दिमाग में अगर सर कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे H1 की वैल्यू बता दो, H2 की वैल्यू बता दो, प्रोडक्ट करके आपको बता देता हूँ, तो उस तरीके का नहीं, हमेशा सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, कभी कभी सिचुएशन क्वेश्चन बदल देता है। समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि जैसे मान लो आपको कुछ प्रूफ करना है, तो फिर आपके अकॉर्डिंग थोड़ी क्वेश्चन है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है ना क्वेश्चन। और मान लो आपको H1 H2 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो दिक्कत हो जाए, इसलिए जो मैं अब बता रहा हूँ वो आपका हेल्पफुल करेगा, आपको वो हेल्प करेगा। तो ये चलो ठीक है, HP अगर हमें निकालना क्या है, हमने यही कोशिश करना है कि H1 इंटू H2 निकाल लूँ, या H2 इंटू H3 निकाल लें, या फिर दोनों को निकालते हैं। एक काम करते हैं, दोनों को निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे वो ध्यान दो, हमें हमारे पास HP गिवन है, हम नहीं जानते इसके बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रेसिप्रोकल लो किसमें बदल जाएगा, AP में बदल जाएगा ना। तो रेसिप्रोकल के बारे में तो हमें अच्छे से नॉलेज है, 1/H1, 1/H2, 1/H3 डॉट 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 करते हुए 1/HN। ऑलराइट, तो चलो ठीक है फिर, तो ये जो आपका रिक्वायर्ड मतलब रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो किस में होगा, AP में होगा। तो जब AP में होगा, तो अगर मैं आपको बोलूं आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या मुझे बताओगे तुम? आप मुझे डिफरेंस बता दोगे 1/H2 माइनस 1/H1, और यहाँ का डिफरेंस एक और निकाल लो, D इज इक्वल टू 1/H3 माइनस 1/H2। क्लियर है क्या? अब यहाँ से जब आप डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा क्या, H1 माइनस H2 अपॉन H2 इंटू H1 ही लिख लो, H2 इंटू H1, कॉमा यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, H2 माइनस H3 अपॉन H3 इंटू H2। तो यहाँ पे चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे निकालना तो H2 इंटू H1 है, H3 इंटू H2 है, तो एक काम करो, इसे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मान लो H2 और H1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 माइनस H2 अपॉन D हो जाएगा क्या। और फिर मैं अगर H2 इंटू H3 की बात करूँ, H2 इंटू H3 या H3 इंटू H2 लिख लो, H3 इंटू H2 लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है, कोई इसमें इशू नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 माइनस H3, H2 माइनस H3 अपॉन कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, तो ये हम लोग का ये ना आया है। अब मैं इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छा ध्यान दूंगा, जैसे कि आपके क्वेश्चन में वो यूज होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट की मैं बात करूँ तो 1 लिखा हुआ है ना, तो क्या 1 को मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या, इंटू में यहाँ 3 और 2, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पे मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या। इनफैक्ट ये होगा। अब वो बात अलग है, आपको कैलकुलेशन में नहीं दिखा, बट फिर भी आपको ये पॉइंट इसके साथ साथ नोट करना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आपके सामने ये दिया हो H1 माइनस H2 अपॉन D, ऑलराइट, और आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको H1 इंटू H2 लिखना है तो इसको आप इधर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही तो आएगा, क्या प्रॉब्लम है। बट एक बात का याद रखना, ये तब वैल्यू हमारे लिए होगा जब यहाँ पे 1 का डिफरेंस नहीं होगा।
तो हमेशा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमेशा सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो वो जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ डिफरेंस 1 ना हो सकता है यहाँ डिफरेंस कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो। ऑलराइट, अब मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आपसे कराता हूँ, फिर इसका हम लोग एचएम पे आ जाएंगे, फिर इंसर्शन ऑफ एनएचएम, फिर इसके बाद इंसर्शन यहीं पे एंड कर देंगे। तो क्लियर है क्या? देखो ये अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा, याद रख लो ये फॉर्मूला। ऑलराइट, या फिर एक काम करते हैं यहीं पे इसको रहने देते हैं, हो सकता है काम आ जाए हमारे। एक काम करो यहीं पे इसको रहने दो। तो क्या क्वेश्चन है वो समझो। वैसे ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी इसके बाद वाला जो है उसके उसी से रिलेटेड है। इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट term of HP are 1/3, 1/5, 3/203, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप कर ले जाओगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड तो नहीं है, आपने जो नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि भैया अगर हमारे पास एचपी होगा हम उसे एपी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम लोग आंसर रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म, लास्ट टर्म एचपी का दिया हुआ है और आपको पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, एन। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, लेकिन वो तो आएगा एपी के लिए, तो एक काम करेंगे रिवर्स कर देंगे, लेकिन नहीं करोगे ना। क्यों रिवर्स करोगे? देखो एक क्वेश्चन मैं बहुत जनरल सा ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और मान लो ये एचपी में है, ऑलराइट, और मैंने इसको एपी में कन्वर्ट किया तो 1/1/2, 1/3, 1/4, तो ये एपी में आ गया ना। अब मैं अगर आपको पूछूं इसमें नंबर ऑफ टर्म, मैं इसी के अकॉर्डिंग तो करूंगा ना, इसको एपी में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अगर मैं बात करूं n = 4 है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें भी 4 ही है ना, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, 4 ही तो नंबर ऑफ टर्म्स को आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने आप लेनी होगी। ऑलराइट, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करो जरा, मैं भी करता हूँ। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले एक काम करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे HP लिखेंगे, यहाँ पर AP लिखेंगे। तो HP में क्या बोल रहा है? HP बोल रहा है कि भैया यहाँ 1/3 है, 1/5 है और 3/203 है ना, 3/203। तो AP के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 203/3 हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, अब हमें AP के अकॉर्डिंग मिल गया, तो वो कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। तो A3 कितना है आपके सामने? 3 है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो A + 2D = 3, और मैं अगर इसके लिए लिखूं 1/5 सॉरी यहाँ पे क्या है, 5 है ना, वो कौन सा टर्म है? 6th टर्म है। तो A6 = A + 5D, A6 = A + 5D। तो A6 की वैल्यू आपके सामने कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना। चलो ठीक है, 5 लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इक्वेशन आया है ना, इसको मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा क्या? A + 2D = यहाँ पे 3। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 3D। तो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। क्लियर है क्या? ये तो कॉमन डिफरेंस अभी हम लोग आया है, तो फिर यही कॉमन डिफरेंस जब आप इसमें पुट करोगे ना तो A की क्या वैल्यू आएगी? तो 2 2 जब 4/3 प्लस 4/3 = 3, और जब आप इसको उधर ले जाओगे तो आएगा क्या? 3 - 4/3, यहाँ पे 9 - 4 यानी 5/3 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, यही आना चाहिए 5/3, और ये डिफरेंस आ गया
2/3 का। हमें फाइंड तो ये नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो हमने एक कंडीशन अभी नहीं लगाया, हमने अभी ये लास्ट टर्म वाला कंडीशन नहीं लगाया ना, तो लास्ट टर्म वाला कंडीशन अब आई होप सो हमें लगा लेना चाहिए। यहाँ पे लगाता हूँ फिर वहां कर दूंगा। यहाँ पे देखो an की वैल्यू आपके सामने कितना दिया हुआ है, 203/3 इज इक्वल टू a कितना आ गया 5/3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 2/3 का है। क्लियर है क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो ये आ गया हम लोग पास। अब इसको सॉल्व करना तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। काम करो 3 से हर जगह का 3 कैंसिल कर दो, फिर इस 5 को जब आप इधर लेके आओगे ना तो बनेगा क्या, आई होप सो बनना चाहिए 198। फिर जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके सामने 99। 9 - 1 इज इक्वल टू 99 और 9n की वैल्यू कितनी आ गई 100। क्लियर है क्या? अब आप इसको रेसिप्रोकल नहीं करना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में कोई वेरिएशन नहीं होता। ऑलराइट, तो ये आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 100। ऑलराइट, तो एक काम करो इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है बेसिक क्वेश्चन थे, हो गए इनकी, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ होगा। एक काम करता हूँ मैं इसे इरेज करता हूँ। ये फॉर्मूला याद हो गया क्या? क्योंकि अब जो ये क्वेश्चन आएगा ना वो इसी पे बेस्ड है। तो एक काम करो ये फॉर्मूले को अच्छे से याद करो ताकि आपके काम आए। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि मैं अब कहूंगा क्या आपसे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ a1, a2, a3 डॉट 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 an are in HP और आपको क्या बोल रहा है, then prove that a1 into a2 plus a2 into a3। देखिए यहाँ पे इंटू वाला टर्म्स आ गया ना, और फिर यहाँ पे a3 into a4 प्लस करते हुए डॉट 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 करते हुए जा रही an-1 into an is equal to n-1 into a1 into an। तो काम करो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पहले पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा सा करने की कोशिश करो। मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है ये जो आपके सामने सीक्वेंस दिया ना a1 a2 a3 डॉट डॉट करते हुए an तक जा रहा है, तो वो किस में है, HP में है। चलो ठीक है भाई, और आपसे बोल क्या रहा है, आपको ये बोल रहा है a1 into a2 plus a2 into a3 plus a3 into a4 डॉट 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 करते हुए जा रहा है an-1 into an। ऑलराइट, तो उसकी वैल्यू आपको कितनी प्रूफ करनी है n-1 into a1 into an। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें ये है कि काम करो आप LHS को लेकर के सॉल्व करो। टेक LHS हमने लिया। LHS जब लोगे ना तो होगा क्या, यहाँ पे a1 into a2 है प्लस a2 into a3 है प्लस a3 into a4 है, और ऐसे आप डॉट 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 करते हुए कहाँ जाओगे an-1 into an। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, इसका फॉर्मूला तो पता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मान लो जहाँ पे h1 into h3 है वहाँ पे a1 into a2 और 2 - 1 को आप इधर लेते जाओगे। 2 - 1 मैंने कैसे लिखा, मैं यही कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है ना 2 - 1, यहाँ पे जो है ना 3 - 2 जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बड़ा कौन है 2, तो 2 - 1 तो कोई दिक्कत नहीं है वो। तो जब आप इसको लिखोगे तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ आपके सामने इस तरीके का आएगा a1 - a2 अपॉन कॉमन डिफरेंस। क्लियर है क्या? और यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे आपके सामने आएगा a2 - a3 अपॉन कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे भी देखो कि 3 - 2 1 होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको मान लो आपने इधर ले जाए, आपने इस पूरे क्वांटिटी को इधर लिया, 2 - 1 1 होता है। तो अगर ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 3 - 2 1, तो उसको उधर लाओ तो ऑलरेडी पूरा 1 ही होगा वो।
तो अब देखो A3 और A4 इसमें भी तो 1 ही होगा ना, 4 - 3, तो यहाँ पे आता है आपका A3 - A4 अपॉन डिफरेंस। ऐसे ही डॉट 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 करते हुए ये जाएगा और फिर आपके दिमाग में सर अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब n-1 बनेगा। अब यहाँ पे बनेगा n-1, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 अपॉन d बचेगा शायद, आप एक बार ही देख लेना। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। हाँ ऐसे ही कुछ होगा, इतनी बातें तो क्लियर है, ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पे A1 - A2 लिखा, A2 - A3 लिखा, A3 - A4 लिखा, डॉट 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 करते हुए गए। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेट A1 - A2 लिखा है ना, तो n - क्यों लिख रहे हो, n-1 - n लिखोगे ना, तो n-1 जब लिखोगे तो आएगा क्या, an - 1 - an अपॉन व्हाट, अपॉन आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या वही आता है क्या, n-1 देखो तो n-1, तो यहाँ पे आएगा 1, तो यानी यहाँ पे भी मैं 1 लिख दिया तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करो, यहाँ से d कॉमन ले लो, 1/d जब आप कॉमन लोगे ना तो होगा क्या, जब आपने 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा A1 - A2 प्लस A2 - A3 प्लस A3 - A4 प्लस डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है ना। काम करो, पहले इतना देखो, यहाँ पे जब आप देखो तो A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, A4 भी कैंसिल हो जाता है। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, फिर इतना तो बात क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ये कैंसिल हो रहा है कब, जब ये रह रहा है, मतलब ये कैंसिल हो रहा है तब जब इसके पहले कोई रह रहा है, ये कैंसिल तब हो रहा है, सॉरी ये कैंसिल तब हो रहा है जब इसके पहले कोई रह रहा है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि क्या ये कैंसिल होगा क्या, नहीं, an कैंसिल नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, an कैंसिल तब होगा ना जब उसके बाद वाला कोई होगा तभी तो कैंसिल करेगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए an - 1 कैंसिल हो जाने के कारण यहाँ पे फाइनली जो लास्ट में बचेगा वो an ही बचेगा। ऑलराइट, आप इतनी बातें आई होप तो क्लियर है आपको। अब एक काम करता हूँ, क्योंकि इसका मैं यूज कर चुका हूँ बट फिर भी एक बार और यूज करूंगा मैं इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, अब यहाँ पे बच रहा है 1/d और यहाँ पे A1 - an, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस लगा लो, तो A1 - an अपॉन डिफरेंस आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है क्या, A1 - an अपॉन डिफरेंस, बस यहाँ पे 1 की जगह 1 है लेकिन 2 की जगह क्या हो गया, n हो गया है। तो यही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जब 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे ये आता है, फिर 2 - 1 होता है। तो जब ये है ना तो आएगा तब भी यही आएगा, तब भी यही A1 × an ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म भी तो आ जाएगा n-1। और ध्यान से देखो कि आपको यही प्रूव करना था क्या इतनी बातें क्लियर है। तो काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो। ऑलराइट, नोट हो गया क्या, ऑलराइट, चलो ठीक है, इतना तो करने में बहुत, वैसे एचपी को करने में मजा आ रहा होगा, नहीं बहुत मजा आ रहा है वैसे, तो चीज थोड़ा सा रिजल्ट याद रखो, फिर क्वेश्चन बन जा रहा है, मतलब इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप इसको पढ़ लो, इंटरेस्टिंग है तो पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, अब इसकी बाद हम लोग बात करते हैं एचएम की, मतलब हार्मोनिक मीन की। जैसे हमने बात किया था एपी और जीपी में, क्या बात किया था, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम के बारे में बात किया था। वैसे ही आप एचपी के बारे में, एचएम के बारे में भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ वैसा ही है, उसमें भी कुछ वैसा ही, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली वही सब चीजें हैं। हमने जब जीएम पढ़ा था तो उसमें मेनली हमने निकाला क्या था, मेनली हमने उसमें निकाला था कि यार डिफरेंस क्या है, ऑलराइट, यही तो निकाला था, और कुछ तो नहीं निकाला था। तो यहाँ पे देखो आप कुछ इस तरीके से करते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऑलराइट। तो हार्मोनिक मीन जैसे कि मान लो आपके सामने A, B है और आपको बोला जा रहा है कि मान लो ये किसमें है, HP में है, ये किसमें है, HP में है, और मैं आपको बोलूंगा इसका करस्पॉन्डिंग AP क्या होगा, 1/A होगा, 1/H होगा, 1/B होगा।
ये किस में आ गया, AP में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से तो हमें सॉल्व करना आता है ना, इसके बाद तो हमें सॉल्व, अगर मैं इसका AM निकाल लूं, AM, तो AM क्या आएगा, AM आपका आता है 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b अपॉन 2। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आएगा क्या, a प्लस b अपॉन 2ab। ऑलराइट, तो ये तो आ गया AM ना, लेकिन हमें यार HM फाइंड करना था, हार्मोनिक मीन। तो जब HM आ गया, HM का मतलब क्या है, सॉरी AM आ गया, AM इसके अकॉर्डिंग क्या है 1/h है, तो हमें क्या निकालना था H। तो H कब आ जाएगा, जब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। एक काम करो, रेसिप्रोकल करो तो आपका जो HM आता है वो आता है 2ab अपॉन a प्लस b। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। HM कैसे कैलकुलेट किया, क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन हम लोग पे करते हैं। ऑलराइट, एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, आप नोट कर लो जल्दी। क्या है सर, 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b, याद रखना 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b। HM की क्या वैल्यू आई है, HM इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। यस और नो, ये तो हमारा HM का वैल्यू है। तो अब देखो हम लोग बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन की। वो क्या क्वेश्चन है वो सुनो, आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HM, फाइंड द HM of roots of the equation what, आपके सामने जो इक्वेशन दिया है वो दिया 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 रूट 2 रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्या क्या करने को, बट ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, फाइंड द HM ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ऑलराइट, तो इसका जो रूट्स होगा उसके HM फाइंड करना है। तो इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स भी तो 2 ही आएंगे ना, कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो चलो ठीक है, यानी उसी 2 रूट्स का हमें HM फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं ना। यहाँ पे जब आपको HM फाइंड करना है तो जरूरत क्या है, a इंटू बी की जरूरत है और a प्लस बी की जरूरत है। ए और बी क्या है, वही जो नंबर है जिनका हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको किसका फाइंड करना है, इसके रूट्स का। तो यहाँ से तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, मान लो एक रूट इसका अल्फा है, एक रूट बीटा है, तो समीकरण ऑफ रूट्स में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस b/a 4 प्लस रूट 5 अपॉन a। तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस रूट 2। ये तो अभी हम लोग क्या है अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूँ अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, तो c/a हो जाता है। c क्या है 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 5। क्लियर है क्या, 2 रूट 5 नहीं यार, रूट 2 है, रूट 2 है, रूट 2 5 प्लस रूट 2 है। ऑलराइट, तो अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद कुछ मत करो, जब आपको HM निकालना किसी फॉर्मूले में आपको बता दो, ये जो फॉर्मूला आया है क्या आया है HM जो आपके सामने है 2ab, तो a इंटू बी क्या निकाला है आपने, a इंटू बी आपने निकाला है 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 रूट 2, 5 प्लस रूट 2। और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, a प्लस बी कितना आया है 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। ये 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल। अब यहाँ से अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि ये आपके सामने जो HM है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बाहर बन जाएगा 4 और यहाँ पे बन जाएगा 4 प्लस रूट 5, और ये अपॉन में भी 4 प्लस रूट 5 होगा, 4 प्लस रूट 5। तो ध्यान दो इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, तो इनडायरेक्टली HM की आपकी क्या वैल्यू आ गई, इनडायरेक्टली HM की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 4। क्लियर है क्या, अगर आपको HM निकालना है और आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का HM निकालना है, तो कुछ मत करो, समेशन ऑफ रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है। ऑलराइट, तो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, तो वो जो आपका टॉपिक है वो है इंसर्शन ऑफ एन HM बिटवीन 2 नंबर। आपने सिंगल HM के बारे में तो पढ़ लिया ना, अब बात आती है NHM के बारे में।
NHM कैसे निकालोगे आप? तो ध्यान देना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपके सामने दिया हुआ A, H1, H2, H3 डॉट 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 करते हुए HN तक जा रहा है और कॉमा B है, तो ये तो मान लो आपको कह रहा है कि ये HP में है भैया, ठीक है। तो हमें पता है इसका करेस्पॉन्डिंग AP क्या होगा, 1/A होगा, 1/H1 होगा, 1/H2 होगा, 1/H3, और ऐसे डॉट 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 करते हुए जाएंगे हम 1/HN तक जाएंगे। ये जो नया सीक्वेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो एक काम करो, B भी लिख लो, B, तो 1/B, तो ये टर्म किसमें है? AP में है, ऑलराइट। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से यानी 1 से लेकर के ये H1 से लेकर के HN तक तो n टर्म है ना, अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो n टर्म है, और यहाँ पे 2 टर्म एडिशनली है, 1/A 1/B। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्या है? n+2th टर्म है, तो इसको लिखना तो वो जानते हैं ना, n+2th टर्म इज इक्वल टू व्हाट? B। तो इसको आप लिखोगे A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे मैंने हम निकालना क्या चाह रहे हैं? डिफरेंस, D निकालना चाह रहे हैं, D। तो यहाँ से D जब आप निकालोगे तो आएगा क्या? तो यहाँ से D की वैल्यू जब आप निकालो तो आएगा B माइनस A अपॉन n+1। देख लो ध्यान से, ऑलराइट। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हम लोग देख लेना। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक कुछ खास नहीं, ये तो हमने उसके लिए निकाल दिया ना, जबकि किसमें HP में, तो हमें HP के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ये AP के लिए जब आप निकाल रहे हो तो फर्स्ट टर्म ये है ना, और लास्ट टर्म तो 1/B है ना, तो यहाँ B क्यों हमने रख दिया? यहाँ पे यही मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पे होगा 1/B और यहाँ पे होगा 1/B, और इसको लिखने के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो होगा वो तो होगा 1/A ना, क्लियर है क्या? और डिफरेंस तो डिफरेंस है, उसको उसी तरह रहने दो। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आता क्या है वो सुनो। तो ये तो हो जाएगा n+1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/A, 1/B माइनस 1/A, और ये A माइनस B अपॉन A इंटू B हो जाएगा, A माइनस B अपॉन A इंटू B। तो यहाँ पे होगा n+1 इंटू AB। ये क्या है? ये आपका कॉमन डिफरेंस, क्लियर है क्या? तो ये वो कॉमन डिफरेंस है जब सीक्वेंस किसमें होगा? HP से AP में जब आप कन्वर्ट करोगे। तो अब बात आती है, तो यानी तब तो सर अब आप ये कह रहे हो कि सर 1/H1 जब लिखेंगे तो ये मान लीजिए ठीक है, फिर 1/A लिखेंगे प्लस ये कॉमन डिफरेंस कर देंगे, तब ये 1/H1 आएगा। अगर 1/A प्लस डिफरेंस करेंगे तब 1/H1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो आपका 1/H1 आएगा, तो आपको चाहिए क्या? H1 ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका रेसिप्रोकल ले लेना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आएगी, उसका रेसिप्रोकल ले लेना, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक काम तो देखो, आपको थोड़ा सा इसमें रेसिप्रोकल थोड़ा सा खेलना है इसमें, इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा होगा, बट कोई नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप समझना चाहोगे तो आप कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्शन ऑफ NAM लिख देता हूँ, NHM, इंसर्शन ऑफ NHM, ऑलराइट। तो काम करो, इसे नोट करो। तो इसके बाद आपके लिए बस बच गया रिलेशन बता देते हैं AM, GM और HM के बारे में। उसके बाद ये सेशन यही पेंट करते हैं। काम करो, इसे आप नोट करते रहे, मैं यही बता देता हूँ आपको रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है? रिलेशन आपने AM और GM में तो पहले ही पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। AM यहाँ पढ़ोगे आप AM, GM एंड HM। तो जैसे AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM आता है ना, तो वैसा ही कुछ होता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM आता है। अब मैं आपको इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, ऑलराइट, आप कर लेना अगर आपको करने की इच्छा होगी तो। और जो दूसरा प्रॉपर्टी आता है ना, ये जो आपका AM है, G है, और ये आपका हार्मोनिक मीन है, ये आपस में GP में होते हैं। अब तो क्या, हाँ, ये GP में होते हैं। किसमें होते हैं? ये जो आपका AM है, GM है, HM है, वो किसमें है? GP में होते हैं। तो यानी मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि G² इज इक्वल टू A इंटू H, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ऑलराइट। चलो ठीक है, इतनी बातें तो हो गई, अब कुछ खास है नहीं।
तो जो मैंने हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन मुझे देना चाहिए था उसी दिन, बट मैं नहीं दे पाया। बट कोई नहीं, आज मैं वो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। तो मैं ये मान के चला आपने इसको नोट कर लिया, या फिर एक काम करो इसे आप नोट करते रहो, मैं इधर का पोर्शन अभी इरेज करता हूँ। तो अब कैसे करें, अब कैसे करें, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉपी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा और टफ भी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही प्लस करते हुए डॉट 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 करते हुए जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बोल रहा है कि आपके सामने एक सीरीज दिया हुआ है। आई होप तो आपको डिफरेंस पता चल गया, सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस का मतलब याद है क्या, सीक्वेंस का मतलब किसी भी चीज को जब आप सीक्वेंसली मैनर में अरेंज करते हैं तो उसको आप सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज जो आपने अरेंज किया, अगर आपने उसको एडिशन कर दिया तो वही चीज, तो देखो ऐड किया हुआ है ना, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, तो इसको आप सिर्फ क्या बोलोगे, सीरीज बोलने लगते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूँ ना। मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको इस तरीके कुछ देता है तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, तो मेनली फोकस आपका किस पे होना चाहिए, मेनली फोकस इस बात पे करो कि कहीं से मैं nth टर्म निकाल दूं, उसके बाद तो मैं स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज पढ़ के रखा हुआ। एक काम करता हूं, मैं आपको nth टर्म बता देता हूं, बाकी आप कर देना। तो इसमें ऑब्जर्व करो थोड़ा, देखो फर्स्ट टर्म जब लिखा हुआ है ना तो क्या लिख रहा है 1 स्क्वायर, तो सेकंड टर्म लिखा रहा है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखा रहा है। तो जब थर्ड टर्म लिखो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा रहा है। तो जब nth टर्म लिखोगे ना तो nth टर्म में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए ये आपके सामने आ जाएगा n टर्म तक आएगा। ऑलराइट, तो इतनी बातें क्लियर है। जैसे कि आप देखो फर्स्ट टर्म में रहता तो 1 स्क्वायर आ रहा, सेकंड टर्म तो भी तो 1 से स्टार्ट हो रहा, थर्ड टर्म में देखो तो भी 1 2 3, तो ऐसे मैं जब nth टर्म लिखूं तो 1 2 3, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ जाएगा। तो अब इसका समेशन तो मैं जानता हूं ना क्या होता है, इसका समेशन होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ऑलराइट, अब एक काम करोगे आप, अब आप इसको ब्रेक करोगे मतलब इनटू करोगे तो कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, फिर उसके बाद समेशन का साइन लगाओगे एंड देन सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट, तो आई होप सो मैंने आपको यही बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत छोटी सी बात नहीं है। ऑलराइट, तो एक काम करना, अब आप इसको कैलकुलेट करते चलना। और थोड़ा सा डाउट मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मान लो आपके सामने ये आता है समेशन ऑफ 1, तो आप इसका क्या करोगे। आई होप तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जरूरत पड़ जाए। समेशन ऑफ 1, तब आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, जहां पे समेशन आ गया इसका मतलब समझ लो कि 1 से लेकर के n तक तो जाना ही है। तो यानी 1 से लेकर के n तक अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है n। तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लिखोगे n। ऑलराइट, तो इसमें जरूरत पड़ सकता है आपको। तो ये जो 6 एडिशनली लिखा हुआ है ना, एक काम करना इसको इधर लेते आना, ठीक है। फिर जब आप ये क्यूबिक करोगे फिर जब समेशन का साइन लगाओ तो इधर भी समेशन आएगा, तो 6 कांस्टेंट है 6 बाहर आ जाएगा और फिर 6 इनटू समेशन और जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा फिर 6 को इधर ला देना। आई होप आप कर सकते हो इतना। तो ठीक है, फिर तो कांग्रेचुलेशंस, आपका यार पूरा सीक्वेंस सीरीज खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर तो हो गया, बट कोई नहीं, अगर आपको समझ में आया है तो वो लेक्चर अच्छे होंगे। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर आज का लेसन, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।